हेलो दोस्तों, मैं रश्मि आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। हम इस वीडियो में आधुनिक राजनीतिक विचारक का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य शर्त है। अधिकार राइट क्या है, व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है। प्रकृति द्वारा मनुष्य को बहुत से अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनके आधार पर व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक जो संबंध हैं उनका निर्धारण किया जाता है। स्वतंत्रता, उपयोगिता और सामाजिक संविदा की अवधारणाएं व्यक्ति के इन्हीं अधिकारों के विभिन्न प्रतिरूपों को स्पष्ट करती हैं। तो हम प्रथम विचारक थॉमस हॉब्स को देखते हैं। ये समझौतावादी विचारक हैं, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। थॉमस हॉब्स का जन्म इंग्लैंड के मालमसबरी नामक स्थान पर 5 अप्रैल 1588 को हुआ था। अब ये स्थान कहाँ है? इंग्लैंड में मालमसबरी नामक रिलेटेड स्थान से वहीं पर इनका जन्म हुआ था, जो इंग्लैंड पर भीषण आक्रमण का वर्ष भी था। स्पेन के भीषण आक्रमण का वर्ष था। क्या हुआ था उस समय? इंग्लैंड पर स्पेन ने आक्रमण कर दिया था। आर्मेडा की युद्ध ने इंग्लैंड में सर्वत्र भय के वातावरण को उत्पन्न किया था। अब वहाँ आर्मेडा के युद्ध चल रहा था, स्पेन का ही था आर्मेडा का युद्ध। तो आर्मेडा हो सकता है वहाँ शासक रहा हो तो स्पेन का। तो उन्होंने क्या किया था? इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया था। बहुत ज़बरदस्त, एकदम पूरा तबाह की स्थिति उस समय उत्पन्न हो गई थी। सब लोग डर गए थे। तो आर्मेडा के युद्ध ने इंग्लैंड में सर्वत्र क्या किया था? भय के वातावरण को उत्पन्न किया था। पूरी तरीके से लोग डरे हुए थे। और कहा जाता है कि भय से उत्पन्न मनोविज्ञान के वातावरण में हॉब्स की माँ ने, जो हॉब्स की मम्मी थी, उन्होंने क्या किया? अपने पुत्र को, जो ये थॉमस हॉब्स है, इनको बहुत ही समय से पूर्व ही जन्म दे दिया। किस कारण? भय से, क्योंकि उस समय वहाँ पे भय का वातावरण था, ऐसा कहा गया है इसमें। यह उल्लेखनीय है कि हॉब्स ने जीवन भर अपने व्यक्तित्व के पीछे सक्रिय भय की भावना को महसूस किया और वह इससे उत्पन्न आत्मरक्षा की चिंता से भी पीड़ित रहे। जैसा कि इसमें कहा गया है, इनकी माँ ने अपने पुत्र को समय से पूर्व ही जन्म दे दिया क्योंकि भय के कारण। तो ये हॉब्स भी ऐसा ही महसूस करते रहे। पूरे जीवन भर इनको आत्मरक्षा की चिंता ही सताती रही और इनके मन में कहीं ना कहीं डर बैठ गया था। वहाँ की उस समय जो परिस्थितियाँ थीं। 1639 ईस्वी में ब्रिटेन में राजा एवं संसद के बीच संबंध बहुत उग्र एवं तनावपूर्ण हो गए। अब क्या हुआ? 1639 में ब्रिटेन में आपस में ही राजा एवं संसद के बीच संबंध बहुत उग्रपूर्ण हो गए, तनावपूर्ण हो गए। दो आपस में ही कटने मरने लगे लोग और गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। उसी में उग्र भावना उत्पन्न हो गई दोनों के बीच और गृह युद्ध छिड़ गया। शीघ्र ही दीर्घ संसद जो थी प्रभाव में वृद्धि हुई और उनके समर्थकों ने राजतंत्र के कई समर्थकों को दंडित किया। गृह युद्ध की अराजकता से दुखी होकर जो थॉमस हॉब्स थे, इन्होंने निरंकुश राजतंत्र के पक्ष में एक पुस्तिका प्रकाशित कराई थी। ठीक, जब वहाँ की स्थिति ही ऐसी थी तो ये क्या किए? निरंकुश राजतंत्र के पक्ष में, अब ये निरंकुश राजतंत्र के पक्ष में एक पुस्तिका प्रकाशित करते हैं। अब राजतंत्र के कई समर्थकों को दंडित किया गया था यहाँ पे, लेकिन ये क्या करते हैं? निरंकुश राजतंत्र के पक्ष में एक पुस्तिका प्रकाशित करा देते हैं। अब वहाँ के जो, अब इनको क्या हुआ? अब जब ये निरंकुश राजतंत्र के समर्थन में एक पुस्तिका प्रकाशित कराते हैं तो इनको आत्मरक्षा की चिंता सताने लगती है, क्योंकि गृह युद्ध छिड़ा हुआ था और जो राजतंत्र के समर्थक थे उनको दंडित किया जा रहा था और ये राजतंत्र के ही समर्थक निकले। तो इनको आत्मरक्षा की भावना जो है, आत्मरक्षा के लिए चिंता हुई और इसी डर से ये भाग गए, यूरोप चले गए इंग्लैंड से। लेवियाथन ग्रंथ में हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया, जो तत्कालीन फ्रांस में भी मौजूद था। अब ये जब यूरोप फ्रांस भाग गए थे तो वहाँ भी ये
निरंकुश राजतंत्र वहाँ पे मौजूद था, जिसका ये समर्थन कर रहे थे। किंतु वहाँ भी ये जो है अपने ग्रंथ में रोमन चर्च पर गंभीर आरोप लगाए। अब ये रुकने वाले कहाँ थे, हो गए उलट पुलट काम करे लगे। रोमन चर्च जो था उस पर गए गंभीर आरोप लगाए अपने ग्रंथ में, लेकिन उनके खिलाफ फिर क्या हुआ, और इसके परिणाम स्वरूप हॉब्स विवादास्पद बन गए और उसे पूरा जीवन अपना जीवन खतरे में दिखने लगा। अब ये फिर गए हुआ ऊट पटांग काम करीन फ्रांस में, रोमन चर्च के खिलाफ गंभीर आरोप लगाई उनके खिलाफ, लेकिन और फिर वहाँ भी इनका जीवन खतरे में लगने लगा। अब क्या हुआ, अब ये फिर वहाँ से भाग के आए, फ्रांस से भागकर फिर ये पुनः इंग्लैंड में चले आए। अब इंग्लैंड में शरण इनको किस लिए मिली, कैसे मिली, जहाँ राजतंत्र विरोधी गणतंत्र था। अब यहाँ पे क्योंकि ये निरंकुश राजतंत्र के समर्थन में थे, अब यहाँ जो है जब ये पुनः वापस आते हैं तो यहाँ पे गणतंत्र था इंग्लैंड में। तो फ्रांस से भागकर पुनः इंग्लैंड में आए जहाँ राजतंत्र विरोधी गणतंत्र था, और गणतंत्र की राज्य परिषद ने से इंग्लैंड में निवास की अनुमति मांगी। अब ये अनुमति मांगी कि हमका जो है इंग्लैंड में निवास करने दिया जाए। तो वहाँ की जो गणतंत्र की राज्य परिषद थी, उन्होंने क्या किया, हॉब्स की समस्त राजनीतिक गतिविधियों पर पाबंदी लगाने की शर्त के साथ उसे क्या किया, इंग्लैंड में रहने की अनुमति दे दी। अब वहाँ की जो राज्य परिषद थी, गणतंत्र की जो राज्य परिषद थी, उन्होंने क्या किया, परिषद ने कहा कि आपकी जो समस्त राजनीतिक गतिविधियां हैं आप इसको छोड़ दीजिए, हम आप पर पूरी तरीके से पर पाबंदी लगाते हैं। तो अगर ये शर्त आपको मंजूर है तभी हम इंग्लैंड में आपको रहने देंगे। तो ये शर्त स्वीकार कर लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं। वस्तुतः लेवियाथन में राजतंत्र के साथ ही सभी शासनों की निरंकुशता का विचार भी निहित है, और इसी आधार पर हॉब्स को इंग्लैंड में पुनः बसने का अवसर दिया गया। 91 वर्ष की आयु में 1679 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। हॉब्स ने जन्म से ही राजनीतिक उथल पुथल, अस्थिरता, अराजकता का दौर देखा था। क्या राजनीतिक उथल पुथल थी, वहाँ की एकदम व्यवस्था बेकार थी, चरमरा गई थी पूरी तरीके से, अस्थिरता व अराजकता थी। और इस परिदृश्य का उनके चिंतन पर गहरा असर दिखाई पड़ता है। जाहिर तौर पर जो भी लेखक उस समय जहाँ जन्म लेता है, उस समय की जो समकालीन परिस्थितियाँ होती हैं, उसके विचारों में वो सब जरूर स्पष्ट रूप से उसके विचार वहीं से निकलते हैं, प्रभावित होते हैं पूरी तरीके से। तो जो उन्होंने देखा था हॉब्स ने वहाँ पे जो व्यवस्था थी उस समय, तो उसी का परिदृश्य उनके चिंतन पर दिखाई देता है। वह इस अर्थ में भाग्यशाली थे कि उनके जीवन में अंतिम वर्ष उस राजनीतिक स्थायित्व की छाया में व्यतीत हुए जिसकी उसने आकांक्षा की थी। अब हॉब्स ने जैसा सोचा था कि हमारा जीवन जो है, जीवन का अंतिम वर्ष कैसा व्यतीत हो, जो भी उन्होंने सोच रखा था, वो ऐसा कहा जाता है कि भाग्यशाली थे, उनको ऐसा माहौल मिला, राजनीतिक स्थायित्व की छाया में उनका जीवन व्यतीत हुआ अंतिम वर्ष। हॉब्स का वैज्ञानिक भौतिकवाद हम देखते हैं। हॉब्स ने राजनीतिक तथ्यों के विश्लेषण और राजनीतिक तथ्यों का एनालिसिस किया एवं राजनीतिक अवधारणा पॉलिटिक्स जो है पॉलिटिकल कंसेप्ट्स, मूल्यों, नैतिकता की स्थापना के लिए वैज्ञानिक भौतिकवाद का सहारा लिया है। किसके लिए लिया है, राजनीतिक तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए, राजनीतिक जो कंसेप्ट हैं, अवधारणाएं हैं, मूल्यों और नैतिकता की स्थापना के लिए वैज्ञानिक भौतिकवाद का सहारा लिया है। वह समस्त सृष्टि का मूल तत्व प्रत्यय चेतना को नहीं मानते हैं। ये चेतना को नहीं मानते हैं तो किसको मानते हैं, जो सृष्टि का मूल तत्व क्या है, कण है, पदार्थ। तो ये पदार्थ को सृष्टि का मूल तत्व मानते हैं। वह मूलतः अधिभौतिकवादी सुखवादी विद्वान हैं और समस्त ज्ञान का आधार इंद्रियों की अनुभूति को मानते हैं। भौतिकवाद की विशेषताएं हम देखते हैं। फर्स्ट है, हॉब्स ने वैज्ञानिक जो गैलीलियो थे,
के इस मत को स्वीकारा है कि सृष्टि का मूल तत्व कण है जो है स्वयं में गतिशील है। अब ये जो सृष्टि का मूल तत्व कण पदार्थ है, ये कहाँ से विचार उठाते हैं? गैलीलियो से लेते हैं, जो स्वयं में गतिशील भी है। विभिन्न कणों की गति में अंतर है, अतः उनसे निर्मित पदार्थों में भी अंतर होगा। किसी भी पदार्थ का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, अपितु वे एक दूसरे से संबंधित हैं। इस स्थिति में एक पदार्थ की गति जो है अन्य पदार्थों की गतियों को प्रभावित करती है और स्वयं उसकी गति भी अन्य पदार्थों की गतियों से प्रभावित होती है। इस प्रकार क्या होता है? पदार्थों की सरल गति एक जटिल गति का रूप धारण कर लेती है। इससे पदार्थ निरंतर विभिन्न रूपों में परिवर्तित होते रहते हैं। अब हॉब्स ने गैलीलियो के उपरोक्त विचार का विस्तार करते हुए बताया है कि व्यक्ति स्वयं पदार्थ से निर्मित एक पिंड मात्र है। व्यक्ति क्या है? वही पदार्थ से निर्मित एक पिंड मात्र है। यह एक भौतिक यंत्र है तथा इसका संचालन भी भौतिक जगत के यांत्रिक नियमों के अनुसार ही होता है। वस्तुतः हॉब्स क्या करते हैं? कहते हैं व्यक्ति के शरीर को एक संवेदनशील भौतिक मशीन कहते हैं। व्यक्ति के शरीर क्या है? एक संवेदनशील भौतिक मशीन है। यहाँ वह व्यक्ति के शरीर की कार्यप्रणाली को स्पष्ट करने के लिए गैलीलियो के गति के नियम के साथ जीव विज्ञानी विलियम हॉर्वे की हृदय संबंधी धारणा का मिश्रण करते हैं। अब गैलीलियो से ये क्या लेते हैं? गति का नियम लेते हैं, और जीव विज्ञानी जो हैं विलियम हॉर्वे, वहाँ से ये लेते हैं, विलियम हॉर्वे से हृदय संबंधी धारणा लेते हैं। ठीक, तो ये गैलीलियो से गति का नियम लेते हैं और विलियम हॉर्वे जो जीव विज्ञानी हैं वहाँ से हृदय संबंधी धारणा लेते हैं। तो इसका मिश्रण किया है इन्होंने। हॉब्स बताते हैं कि व्यक्ति रूपी मशीन में हृदय का केंद्रीय स्थान है। जो हमारा हृदय है वो केंद्रीय स्थान है और एक पिंड के रूप में हृदय की अपनी एक विशिष्ट गति भी होती है। वस्तुतः हृदय की इस विशिष्ट गति को हुई वह जीवन की तीव्र अभिलाषा कहते हैं। हृदय सदैव अपनी विशिष्ट गति धड़कन को बनाए रखता है कि लगातार आपकी जो है धड़कन चलती रहती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, हृदय अर्थात व्यक्ति सदैव जीवित रहना चाहता है। जिस तरीके से हृदय हमेशा धड़कता रहता है, उसी तरीके से व्यक्ति क्या है, उसका अर्थ बताया गया है कि व्यक्ति हमेशा जीवित रहना चाहता है। वो सोचता है हम मरे ना कभी। हॉब्स के अनुसार जब किसी बाह्य पिंड की गति इंद्रियों के माध्यम से हृदय तक पहुंचती है, हॉब्स कहते हैं जब किसी बाह्य जो बाहरी पिंड है उनकी गति क्या है, इंद्रियों के माध्यम से, जो हमारी इंद्रियां हैं इनके माध्यम से हृदय तक पहुंचती है, तो उस पिंड की गति जो है हृदय की गति के अनुकूल भी हो सकती है और प्रतिकूल भी हो सकती है। प्रथम स्थिति में हृदय अर्थात व्यक्ति में उस वस्तु के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, किंतु द्वितीय स्थिति होने पर उस वस्तु के प्रति विकर्षण विरोध भी उत्पन्न हो सकता है। हृदय में उत्पन्न यह आकर्षण अथवा विकर्षण ही क्रमशः सुख या दुख, प्यार या घृणा या निराशा, साहस या भय आदि की भावनाओं के रूप में प्रकट होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो है आत्मरक्षा की मूल भावना से प्रेरित है और इस पर आने वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संकटों से भयभीत भी है। यह भावना उसे निरंतर शक्तिशाली बनने के लिए प्रेरित करती है। इससे व्यक्ति के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है और जो उसके अस्तित्व के लिए संकट प्रस्तुत करता है। इस संकट से बचने के लिए एकाकी जीवन व्यतीत करना उचित दिखाई पड़ता है, किंतु पूर्ण एकाकी जीवन भी व्यक्ति के अस्तित्व को असंभव बना देता है। अब एकांत में रहिए, शांत तो देगा, लेकिन आपका जीवन जो है एकांत में नहीं बीत सकता। आपको लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता है और लेकिन हमेशा नहीं आपको एकांत में रहना अच्छा लगेगा। लोग आपस में घुल मिल कर रहते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो व्यक्ति के अस्तित्व को असंभव बना देता है एकांकी जीवन। अतः अपने अस्तित्व को बनाए रखने, आत्मरक्षा की मूल प्रवृत्ति ही सभी व्यक्तियों में यह भावना जागृत करती है कि वे अपनी आत्मरक्षा के लिए सर्वसम्मति से अपने समस्त प्राकृतिक अधिकार किसी एक व्यक्ति पंच को दे दें, जो समस्त व्यक्तियों के संबंध
बाह्य भौतिक संबंधों का इस प्रकार पूर्ण नियमन व नियंत्रण करें कि उनमें से प्रत्येक की आत्मरक्षा पूर्ण सुनिश्चित हो जाए। अब जब ये असंभव लगने लगता है तो ये कह रहे हैं हॉब्स कि आत्मरक्षा की भावना जब जागृत हो जाती है तो लोगों को आपस में समझौता कर लेना चाहिए कि हाँ, हम अपनी जो आत्मरक्षा की सुनिश्चित करने के लिए हम किसी एक व्यक्ति को सरपंच बना देते हैं, पंच बना देते हैं, और वो क्या करेगा कि हमारी रक्षा करने का उत्तरदायित्व लेगा और हमारी रक्षा कर देगा। इस तरीके से हम निश्चिंत होकर काम कर सकेंगे, क्योंकि हमारी देखभाल कोई करने वाला रहता है। तो ये पंच को क्या करते हैं, सर्वसम्मति से उन पंच को अपने अधिकार, प्राकृतिक अधिकार सौंप देते हैं कि आप हमारी रक्षा करिए, जो समस्त व्यक्तियों के संबंध बाह्य या भौतिक संबंधों का एक पूर्ण नियमन व नियंत्रण करता है। हॉब्स ने अपने वैज्ञानिक भौतिकवाद के अंतर्गत भौतिक मनोविज्ञान की मदद से व्यक्ति की मूल प्रकृति का विश्लेषण किया है। उनका निष्कर्ष है कि व्यक्ति मूलतः स्वार्थी एवं अहंकारी है। व्यक्ति कैसा है? स्वार्थी है और अहंकारी है। वह आत्मरक्षा को ही सर्वोपरि महत्व देता है। अपनी इस मूल प्रकृति के कारण ही व्यक्ति में भय, शक्ति अर्जन की कामना, साहस, संघर्ष आदि के आवेश व भावनाएं जन्म लेती हैं। अब यहाँ हमने देखा भौतिकवाद, इनका जो वैज्ञानिक भौतिकवाद था। अब देखते हैं मानव प्रकृति संबंधी हॉब्स की अवधारणा। अब मानव प्रकृति संबंधी इनके क्या विचार थे, हम देखते हैं। हॉब्स ने लेवियाथन और डी कोरपोरे पॉलिटिको, इनकी बुक है दोनों, लेवियाथन और डी कोरपोरे पॉलिटिको में मानव प्रकृति के अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है कि मानव प्रकृति संबंधी इनका क्या विचार है, वो बताते हैं इन दोनों बुक्स में। हॉब्स के राजनीतिक दर्शन में मानव प्रकृति संबंधी विचारों का विशेष महत्व है, क्योंकि मानव प्रकृति की व्याख्या के आधार पर ही वह प्रकृति की अवस्था तथा समाज राज्य की स्थापना का विवरण प्रस्तुत करते हैं। हॉब्स के मानव प्रकृति संबंधी विश्लेषण की विशेषता यह है कि वह समाज के एक घटक के रूप में मनुष्य की प्रकृति का परीक्षण करने से पूर्व एक सामान्य व्यक्ति के रूप में उसका अध्ययन करते हैं। हॉब्स ने क्या किया है, मानव प्रकृति के पूर्णतः भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की है। कैसी व्याख्या? भौतिकवादी। उसके अनुसार क्या मनुष्य तात्विक रूप से एक शरीर मात्र है और तथा उसका मन भी एक सूक्ष्म पदार्थ है। कैसा है? मनुष्य का शरीर एक तात्विक रूप से शरीर है, मात्र है केवल, और मन जो है वो भी एक सूक्ष्म पदार्थ है। समस्त भौतिक तत्वों के समान मनुष्य का शरीर और मन भी कार्य कारण नियमों के अधीन ही रहता है। कार्य होता है और कारण, ऐसे नियम होते हैं, उन्हीं के अधीन ही काम करता है। हॉब्स के अनुसार मनुष्य का यह विश्वास है कि वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साधनों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, केवल एक भ्रम मात्र है। हॉब्स के अनुसार मनुष्य एक मशीन की भांति है तथा प्रकृति के अन्य तत्वों की भांति गतिमान परमाणुओं का मिश्रण मात्र है। मनुष्य और पशु में केवल यह भेद है कि मनुष्य के पास तर्क शक्ति है और जो कि पशुओं के पास नहीं है। मनुष्य को एक क्रियाशील प्राणी मानते हुए उसके प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति को हॉब्स ने एक नवीन क्रिया का प्रारंभिक बिंदु माना है। हॉब्स का मानना है कि मनुष्य का यह क्रम मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। मनुष्य की कोई भी क्रिया निरपेक्ष नहीं होती, बल्कि मनुष्य के उद्देश्यों के संदर्भ में उसका अर्थ होता है। हॉब्स ने मनुष्य की समस्त भावनाओं को इच्छा और अनिच्छा में विभाजित किया है कि मनुष्य की जो भावनाएं हैं उसकी इच्छा के अनुरूप भी हो सकती हैं और इसके इच्छा के विपरीत भी हो सकती हैं। तो इसी आधार पर इच्छा वह भावना है जो कि किसी बाह्य वस्तु द्वारा, बाहरी वस्तु द्वारा संचालित होकर मनुष्य के शरीर में प्राण प्रक्रियाओं को उत्कृष्ट कर बनाती है, जबकि जो अनिच्छा है, जो आप नहीं चाहते, वह प्रक्रिया है जो इन प्रक्रियाओं को अवरुद्ध कर देती है। हॉब्स द्वारा स्वीकार मनुष्य की अवधारणा है कि सर्वाधिक मुख्य विशेषता यह है कि इसमें समस्त भावनाओं और प्रक्रियाओं के केंद्र के रूप में स्वयं मनुष्य के अस्तित्व और उसके निजत्व को स्वीकार किया गया है।
हॉब्स की धारणा में स्वीकार्य मनुष्य रूप पूर्ण रूप से क्या है, जो मनुष्य है वो पूर्ण रूप से स्वार्थी है। समस्त मानव व्यवहार को अहम की भावना द्वारा संचालित करने के प्रयास ने ही हॉब्स की मानव प्रकृति संबंधी धारणा को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। अब हम इनके देखते हैं प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार क्या हैं। तो हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचारों का आधार उनकी मानव प्रकृति संबंधी धारणा है। जो मानव प्रकृति संबंधी धारणा है उसी पर रिलेटेड है इनका प्राकृतिक अवस्था पर विचार। और स्वयं मानव प्रकृति की धारणा का आधार वैज्ञानिक भौतिकवाद है। अब मानव प्रकृति की अवधारणा का आधार क्या मानते हैं, धारणा का आधार वैज्ञानिक भौतिकवाद को मानते हैं। यह कहना उचित होगा कि प्राकृतिक अवस्था संबंधी उनके जो विवरण का आधार है वैज्ञानिक भौतिकवाद ही है। हॉब्स ने मानव प्रकृति की व्याख्या के बाद यह कल्पना की है कि यदि मानव राज्यहीन अवस्था में रहे तो मानव की प्राकृतिक अवस्था किस प्रकार ही होगी। अब ये कल्पना कर रहे हैं कि अगर राज्य नहीं होगा तो मानव की जो प्राकृतिक अवस्था होगी किस प्रकार की होगी, कैसी होगी। तो इस निष्कर्ष में है कि इसका मानव प्रकृति में ऐसे आधारभूत दोष हैं जो उससे मूलतः असामाजिक प्राणी सिद्ध करते हैं कि मानव में ऐसे ऐसे जो गुण पाए जाते हैं वो क्या है, असामाजिक हैं। इसीलिए वो असामाजिक प्राणी मानते हैं और उसे केवल राज्य की कठोर शक्ति द्वारा ही अनुशासन में रखा जा सकता है। अब ये कह रहे हैं कानून वगैरह की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वहाँ उस समय परिस्थितियाँ उत्पन्न रही होगी, लोग आपस में लड़ कट मर रहे होंगे, किसी की हत्या चोरी डकैती यही सब लगा रहता होगा। इसीलिए कानून लाया गया ताकि इनको सज़ा दी जा सके और अंकुश लगाया जा सके जिससे अपराध कम हो। तो ऐसे ही स्थिति ये भी बताते हैं कि मनुष्य जो है असामाजिक कार्य करने लगता है, बहुत ही अनैतिक कार्य करने लगता है और उसे क्या है, केवल राज्य की कठोर शक्ति द्वारा ही अनुशासन में रखा जा सकता है। यदि राज्य का भय नहीं होगा अथवा राज्यहीन अवस्था होगी तो मानव एकदम बर्बर एवं जंगली पशु के समान आचरण करेगा। अब ये कह रहे हैं जैसा कि हमने बताया राज्य का जब राज्य ही नहीं होगा तो क्या होगा, राज्यहीन समाज होगा तो क्या होगा, मानव एकदम बर्बर जंगली पशु के समान आचरण करेगा, निर्दयी हो जाएगा, एकदम कट मरने लगेंगे आपस में, चाहे जब मार काट के चल दिए कोनो पता ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब राज्यहीन समाज होगा, राज्यहीन अवस्था होगी तो वहाँ का आदमी कैसा होगा, वहाँ का मानव बर्बर एवं जंगली पशु के समान आचरण करेगा, ऐसा उसकी स्थिति होगी। तो हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव की विभिन्न अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। पहली है प्राक सामाजिक या प्राक राजनीतिक अवस्था। अब यहाँ हम देखते हैं हॉब्स के वैज्ञानिक भौतिकवाद के अनुसार मानव मूलतः स्वार्थी एवं अहंकारी प्राणी है तथा आत्मरक्षा के लिए वह एक ओर अन्य मानवों से भयभीत रहता है और दूसरी ओर शक्ति संग्रह के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। इस दृष्टि से सभी मानव क्या हैं, इक्वल हैं, समान हैं, किंतु यह एक ऐसी समानता है जिसके कारण प्रकृति की अवस्था में समाज नहीं पाया जाता है। अतः हॉब्स के अनुसार प्रकृति की अवस्था प्राक सामाजिक थी अथवा प्राक प्रकृति की अवस्था में ही समाज नहीं था। समाज के अभाव में राज्य की स्थापना भी नहीं हो सकती है। अब समाज के अभाव में कैसे राज्य की स्थापना होगी, अतः प्रकृति की अवस्था प्राक राजनीतिक थी अथवा अर्थात राज्य भी नहीं था। सेकंड है निरंतर तनाव, संघर्ष तथा युद्ध की स्थिति। हॉब्स के अनुसार मानव मूल प्रवृत्ति आत्मरक्षा, मानव की मूल प्रवृत्ति क्या है कि आत्मरक्षा करने की है और इस प्रवृत्ति को केंद्र बनाकर ही प्रत्येक मानव अन्यों के प्रति व्यवहार करता है। अपनी इस मूल प्रवृत्ति के कारण सभी मानव जो है परस्पर स्वार्थ, अहंकार, छल, शक्ति छल व भय से युक्त व्यवहार करने के लिए विवश थे। इस प्रकार प्रकृति की अवस्था में मानवों के बीच अस्थायी तनाव, संघर्ष एवं युद्ध की स्थिति ही स्वाभाविक हो गई थी, स्वाभाविक दशा थी। हॉब्स के अनुसार प्रकृति की अवस्था प्रत्येक मानव के साथ युद्ध की अवस्था थी। लोग आपस में ही लड़कट मर रहे थे,
नागरिक नैतिकता का अभाव था वहाँ पे। हॉब्स के अनुसार मानव अपने स्वभाव से ही असामाजिक प्राणी है और प्रकृति की अवस्था में राज्य भी नहीं था, अतः मानव किसी भी प्रकार की नागरिक नैतिकता से अपरिचित था। यहाँ नागरिक नैतिकता का अर्थ क्या है? समान हित की धारणा होनी चाहिए। समान हित की धारणा। वस्तुतः प्रकृति की अवस्था में समाज एवं राज्य का अभाव था और इसलिए समान हित का कोई विचार भी मौजूद नहीं था। व्यक्ति केवल अपने निजी एवं स्वार्थपूर्ण हित को ही समझने की शक्ति रखते थे। उसमें न्याय का अभाव था। हॉब्स ने न्याय की कानूनी अवधारणा को स्वीकारा है, अर्थात वह न्याय को केवल कानून पर आधारित मानता है। न्याय को किस पर आधारित मानते हैं? लॉ पर आधारित मानते हैं। प्रकृति की अवस्था में राज्य नहीं था, अतः कानून भी नहीं था और इसलिए वह बताता है कि यह न्याय रहित अवस्था थी। मानव का जीवन एवं संपत्ति केवल तब तक ही सुरक्षित रहते थे जब तक वह अन्य मानवों की तुलना में अधिक शक्तिशाली रह पाता है। न्याय के अभाव में मानव जीवन वेदनापूर्ण था। तो नेक्स्ट विचार है हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत, क्योंकि ये सामाजिक समझौता सिद्धांत से रिलेटेड है। ये सामाजिक समझौता सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो हॉब्स सामाजिक समझौतावादी विद्वान हैं और उनका यह मानना है कि 1651 में प्रकाशित उनका जो ग्रंथ है लेवियाथन, उसमें इन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया है, जिसका सिद्धांत का आधार क्या है? वैज्ञानिक भौतिकवाद। जो ये सामाजिक समझौता सिद्धांत देते हैं उसका जो आधार है वैज्ञानिक भौतिकवाद है। उसके उस समय तत्कालीन इंग्लैंड में जो भी अराजकता, सामाजिक उथल पुथल, राजनीतिक स्थिति का पर्याप्त प्रभाव दिखाई पड़ता है, वो जो है उन्होंने अपने विचारों में स्पष्ट रूप से हॉब्स के विचारों में देखने को मिलता है कि मानव क्या है, उस समय अपने स्वभाव से असामाजिक प्राणी है। ऐसा प्राणी है, असामाजिक है और केवल निरंकुश राज सत्ता द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। उस समय जैसी अराजकता जैसी स्थिति थी, लोग आपस में ही लड़ कट मर रहे थे। कोई भी किसी को मार दे, कोई किसी को पता नहीं रहता था, इतना भय का वातावरण था वहाँ पे। तो ये उन्होंने उस समय ऐसा माहौल देखा था, तो कहा था वहाँ की जो असामाजिक समाज जो था, वहाँ के जो प्राणी थे असामाजिक हो चुके थे। पूरी बर्बरतापूर्ण स्थिति थी वहाँ पे। तो ये कहते हैं हॉब्स केवल उनको किस तरीके से जो निरंकुश राज सत्ता है उसी द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है, तो ये इसका समर्थन करते हैं। वस्तुतः हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य कॉमनवेल्थ उत्पत्ति का ही सिद्धांत है। यह उल्लेखनीय है कि हॉब्स के अनुसार जो राज्य की उत्पत्ति दो प्रकार से हो सकती है, संस्था द्वारा अथवा अर्जन द्वारा, यहाँ पे बताया गया है। अब हॉब्स ने क्या किया? अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत में राज्य की उत्पत्ति के प्रथम को मान्यता दी। किसके द्वारा? संस्था को। उनका मत है कि प्राकृतिक अवस्था की जो अराजकता पूर्ण पीड़ित व्यक्ति थे, स्वेच्छापूर्वक परस्पर समझौता करके एक प्रभुत्व संपन्न संस्था की स्थापना करते हैं। कि लोग आपस में क्या करते हैं? एक समझौता करते हैं और अपना जो अधिकार है वो किसी एक व्यक्ति को सौंप कर और अपने आत्मरक्षा के लिए उसको अपना सारा उत्तरदायित्व जो है सौंप देते हैं और इस तरीके से वे अपने सारे अधिकार एक व्यक्ति को सौंप कर निश्चिंत भाव से काम करते हैं, ताकि उनकी आत्मरक्षा की समस्या का जो अस्थाई हल निकल सके और उन्हें इस संबंध में भय से छुटकारा मिल सके, ताकि जो उनके अंदर डर बैठ गया है तो वो खत्म हो जाए। संक्षेप में हॉब्स के सामाजिक समझौता का विवरण निम्न प्रकार है। पहला, मानव स्वभाव। हॉब्स के अनुसार मानव मूलतः एक असामाजिक प्राणी है जो आत्मरक्षा की मूल प्रवृत्ति से संचालित होता है। मानव में स्वार्थ, भय, शक्ति के प्रति प्रेम, अहंकार, संघर्ष आदि के दुर्गुण जो है, गुण नहीं है, दुर्गुण अवगुण भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं,
किंतु इन दुर्गुणों के साथ साथ मानव में विवेक का तत्व भी पाया जाता है, मानव में अच्छे गुण भी होते हैं। तो मानव स्वभाव कैसा है? मानव में स्वार्थ था उस समय, भय, शक्ति, प्रेम, अहंकार, संघर्ष, इससे सबके यही सब दुर्गुण पाया था, पर्याप्त मात्रा में पाए जाते थे। और वहाँ का मानव जो है असामाजिक प्राणी रहता है, जो हमेशा आत्मरक्षा की मूल प्रवृत्ति से ही संचालित होता है। प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? मानव अपने स्वभाव से मूलतः असामाजिक प्राणी है, अर्थात प्राकृतिक रूप से अवस्था थी उस समय जब समाज एवं राज्य का अभाव था, वहाँ समाज एवं राज्य का अभाव था, तो मानव की प्राकृतिक जो अवस्था थी वो अराजकता पूर्ण थी, क्योंकि मानव अपने स्वभाव के कारण सदैव क्या परस्पर संघर्ष करते रहते थे। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन अकेलेपन, घृणा तथा पश्चाताप से पीड़ित और अल्पजीवित था। कैसा था? डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन अकेलेपन, घृणा तथा पशुत्व से पीड़ित था और वह अल्पजीवित था। तो ये किसका कथन है? हॉब्स का। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब समझौते का कारण क्या था? सभी मानवों के लिए प्रकृति की अवस्था जो है कष्टकारी एवं भयपूर्ण थी। जैसे वहाँ की स्थिति थी उथल पुथल स्थिति में मानव में स्थित विवेक ने उन्हें प्रेरणा दी कि आपस में आत्मरक्षा के लिए वो एकजुट हों और उसका उपाय निकालें और अपना जो समस्त अधिकार है आत्मरक्षा करने के लिए अपने अधिकारों को एक व्यक्ति को सौंप दें। निरंकुश एवं सर्वोच्च संस्था की स्थापना की जाए, वही हमारे जो है सुरक्षा का उत्तरदायित्व संभालेगा। तो ये क्या करते हैं? अपने आत्मरक्षा के लिए निरंकुश एवं सर्वोच्च सत्ता की स्थापना करते हैं। ऐसी सत्ता ही झगड़ालू एवं संघर्ष प्रिय मानवों में शांति व व्यवस्था उत्पन्न करके उनकी आत्मरक्षा को स्थायित्व दे सकती है। निरंकुश राजतंत्र। समझौते की प्रक्रिया क्या होती है? हॉब्स के अनुसार प्रत्येक मानव ने अन्य मानवों से समझौता करते हुए कहा कि अपने ऊपर शासन करने का अधिकार मेरी तरह ही इस मनुष्य राजा को दे दिया जाए, या इस मनुष्य समूह को सौंप दो और मेरे समान ही इसके प्रत्येक कार्य का समर्थन करो। ये कह रहे हैं कि जो भी हमारे जितने भी अधिकार हैं हम इस मनुष्य को सौंप दे रहे हैं और ये क्या करेगा? हमारी रक्षा करेगा, ऐसा कह रहे हैं हॉब्स। यही इनका समझौता हुआ। मानवों ने क्या किया? आपस में ही समझौता किया और अपने सारे अधिकार जो है एक व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को सौंपने का निर्णय लिया, जो उनकी क्या करेगा? आत्म रक्षा करेगा, उनको सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व संभालेगा। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य ने समझौते के द्वारा प्रकृति की अवस्था में समान निरंकुश शासन के बंधन को स्वीकारा। कि किसका? निरंकुश शासन, जो निरंकुश राजतंत्र है उसको स्वीकारा और कहा कि निरंकुश शासन के द्वारा ही लोगों को ये सब जो ऊट-पुटांग काम करते रहते, जो असामाजिक अवस्था थी और सब आदर्श जो वहाँ पे झगड़ालू प्रवृत्ति थी, संघर्ष हो रहा था, उस समय उथल पुथल स्थिति थी, अप्राकृतिक अवस्था थी, घृणा थी, पशुत्व जीवन था, तो इस सब को दूर करने के लिए निरंकुश शासन लाया गया, जिससे क्या है? मनुष्यों को सामाजिक पाठ पढ़ाया जा सके। अब समझौते द्वारा स्थापित राजनीतिक अवस्था कैसी थी? अभी हम ये भी देखते हैं। समझौते द्वारा राजनीतिक अवस्था का निम्न प्रकार वर्णन। निरंकुश राजतंत्र की स्थापना। अब लोग क्या करते हैं? निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करते हैं। समझौते द्वारा ऐसे राजतंत्र की स्थापना होती है जो सत्ता की दृष्टि से निरंकुश व सर्वोच्च है। अब निरंकुश है, सर्वोच्च है, उस पर किसी भी अन्य का दबाव नहीं पड़ता है, वो स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए। राजपद समझौते का परिणाम है और उसका अंग नहीं है। राजपद क्या है? समझौते का परिणाम है, उसका अंग नहीं है, अतः उस पर कोई शर्त या बंधन लागू नहीं होता। मतलब ये जो निरंकुश राजतंत्र है, इस पर कोई भी नियंत्रण या बंधन नहीं लगाया जा सकता किसी के द्वारा, ना कानून के द्वारा, ना ही मनुष्यों के द्वारा, क्योंकि ये क्या है? ये समझौते का परिणाम है, इसीलिए स्वतंत्र है।
अब नेक्स्ट है कानून प्रभुसत्ता की स्थापना। हॉब्स ने प्रभुसत्ता को सर्वोच्च अदेय व अविभाज्य माना है। सर्वोच्च अदेय व अविभाज्य है क्या? प्रभुसत्ता। राजा के आदेश ही कानून है और व्यक्ति को उनका विरोध करने का अधिकार नहीं है। अब राजा के आदेश को ही कानून माना गया है। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति को केवल वे ही अधिकार प्राप्त होते हैं जो राजा उन्हें सौंपता है। इस प्रकार हॉब्स ने अधिकारों का कानूनी सिद्धांत स्वीकारा है। अब जब कानून जो है राजा बनाएगा, जो निरंकुश राजा होगा, वो जब कानून बनाएगा तो उसका कौन विरोध कर सकेगा, क्योंकि उस पर तो कोई नियंत्रण है ही नहीं, कोई भी अंकुश नहीं लगाया जा सकता, बंधन नहीं है, वो स्वतंत्र है। समाज, राज्य व शासन में अंतर नहीं। हॉब्स ने समाज, राज्य व शासन में अंतर नहीं किया है। समझौते द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन होता है, किंतु इसके साथ ही स्वतः ही राज्य व समाज भी स्थापित हो जाते हैं। अतः जो हॉब्स शासन, राजा के विरोध को समाज व राज्य का भी विरोध मानते हैं। अब जब समझौते द्वारा ये अपना अधिकार जो है एक व्यक्ति को सौंप देते हैं, निरंकुश राजा को, तो निरंकुश राजा पर कोई अंकुश लगाया नहीं जा सकता, उस पर कोई दबाव नहीं है, विरोध नहीं कर सकता उसका। अगर राजा का कोई विरोध करेगा तो समाज व राज्य का भी विरोध माना जाएगा, क्योंकि लोगों ने आपस में मिलकर ये समझौता किया था। तो उनका मत है कि शासन का अंत होने का अर्थ है राज्य व समाज का भी अंत होगा। समझौता अस्थाई है। अब जो समझौता हुआ है ये अस्थाई हुआ है, ना कि अस्थाई है। ठीक। और आपके अनुसार समझौता सदैव के लिए किया गया है, हमेशा के लिए। अतः किसी व्यक्ति को उसके उल्लंघन का अधिकार नहीं, कोई भी व्यक्ति उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति समझौता तोड़ने का प्रयत्न करता है तो इसका अर्थ है कि वह पुनः प्रकृति की अराजक, भयपूर्ण व कष्टकारी अवस्था की स्थापना करना चाहता है। ठीक। क्योंकि वो जो प्राकृतिक अवस्था थी वो कैसी थी? अराजक, भयपूर्ण, कष्टकारी, बर्बरतापूर्ण अवस्था थी। वहाँ पशुतुल्य एकदम जीवन था, अस्त व्यस्त स्थिति थी। तो कह रहे हैं इससे ये स्थिति तो रुकी थी निरंकुश राजतंत्र के आने के बाद, लेकिन अगर इसका कोई विरोध करता है, जो हमने समझौता किया है इसको कोई तोड़ने का प्रयत्न करता है, तो ये क्या करेगा? फिर वही स्थिति में लौट जाएगा। और इस प्रकार वह अपने साथ ही अन्य सभी मनुष्यों की आत्मरक्षा, अस्तित्व को संकट में डालना चाहता है। तो कोई ऐसा प्रयास करेगा तो सबके लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए हॉब्स ने समझौते को चिरस्थायी मानते हुए कहा, शासक को ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड देने का अधिकार है। अब यहाँ ऐसा कहा गया है कि कोई भी अगर जो राजा है निरंकुश, उसके खिलाफ कुछ मतलब बोलने का प्रयत्न करता है या समझौता जो हुआ है उसको तोड़ने का प्रयत्न करता है, तो ये पूरे समाज के लिए एक चिंता का विषय होगा, पूरा समाज खतरे में चला जाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड देने का अधिकार दिया गया है कि शासक जो है ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड दे सकेगा। समग्रतावादी एवं व्यक्तिवादी राज्य व्यवस्था। यद्यपि समग्रतावाद परस्पर विरोधी विचार है, किंतु हॉब्स की अवस्था में ये दोनों विचार एक साथ दिखाई पड़ते हैं। हॉब्स ने ऐसे राजतंत्र की स्थापना की जो सर्वोच्च, निरंकुश, अदेय व अविभाज्य है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, संप्रभुता को धारण करता है। शासक के आदेश ही कानून है, शासक के जो आदेश होंगे वही लॉ है, वही कानून है, और एक व्यक्ति नहीं, संपूर्ण जनता को भी शासन के विरोध का अधिकार नहीं है। जो शासन चला रहा शासक जो है उसका कोई विरोध नहीं कर सकता है। इस प्रकार हॉब्स एक समग्रतावादी राज व्यवस्था की स्थापना करता है, किंतु उसके साथ ही हॉब्स की राज व्यवस्था में कुछ ऐसे आधारभूत लक्षण भी हैं जो उसे व्यक्तिवादी सिद्ध करते हैं। अब हॉब्स ने राज्य को एक कृत्रिम संस्था माना है। कृत्रिम मतलब बनावटी, बनाया गया है। तो कृत्रिम संस्था माना है राज्य को, और वह राज्य को एक ऐसा साधन मानते हैं जो व्यक्तियों की कृत्रिम अवस्था के भयपूर्ण एवं कष्टकारी जीवन से मुक्ति दिलाकर उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। कि भय बना हुआ है लोगों में और
कष्टकारी जीवन व्यतीत कर रहे हैं लोग, तो इस सब के लिए छुटकारा पाने के लिए राज्य आता है, राज्य की स्थापना की जाती है और राज्य में शासक होता है तो शासक को अधिकार दे दिया जाता है। वो क्या करता है, लोगों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता है, क्योंकि लोगों ने आपस में समझौता करके अपने सारे अधिकार निरंकुश राजा को सौंप दिया है। हॉब्स व्यक्ति के इस प्राकृतिक अधिकार को स्वीकार करते हैं और कहते हैं व्यक्ति आत्मरक्षा के लिए शासक राजा का विरोध कर सकता है, क्योंकि आत्मरक्षा के लिए ही समझौता किया गया है। अब यहाँ पे कह रहे हैं हॉब्स कि व्यक्ति के इस प्राकृतिक अधिकार को स्वीकार किए हैं कि व्यक्ति आत्मरक्षा के लिए ही तो राजा को जो है अधिकार दिया है, लेकिन अगर राजा जो है उसके अधिकारों का पालन नहीं करता, उसके अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखता है, सुरक्षा नहीं प्रदान करता है, तो व्यक्ति क्या है, अपनी आत्मरक्षा के लिए शासन राजा का विरोध भी कर सकता है, क्योंकि राजा उनके अनुकूल काम नहीं कर रही होती है, क्योंकि आत्मरक्षा के लिए ही तो समझौता किया गया। जब आप आत्मरक्षा मिल ही नहीं रही है तो राजा किस बात का। इसीलिए कह रहे हैं कि आत्मरक्षा के लिए शासन राजा पर का विरोध कर सकता है मनुष्य व्यक्ति। हॉब्स के अनुसार संप्रभुता के प्रति नागरिकों की भक्ति तब तक ही और केवल उस सीमा तक ही है जब तक कि संप्रभु उन्हें अपनी शक्ति द्वारा सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ है। अब हॉब्स ने कहा है ये समझौता अस्थायी तो है, लेकिन संप्रभु के प्रति नागरिकों की भक्ति, जो राजा है उसके प्रति जो नागरिकों की आस्था है, तब तक ही और केवल उस सीमा तक ही है जब तक कि वह जो राजा है उन्हें अपनी शक्ति द्वारा सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ है। ठीक, जब असमर्थ हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, राजा का विरोध कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो समर्थ है, व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कर रहा है अपनी शक्ति द्वारा, तब तक लोग राजा में आस्था रखेंगे, राजा के प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन जब राजा जो है उनके जो अधिकार हैं मनुष्यों के, व्यक्ति के, उसको बनाए रखने में असमर्थ हो जाएगा, तो लोग क्या कर सकते हैं, राजा के विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत में समग्रतावाद एवं व्यक्तिवाद दोनों के ही लक्षण मौजूद हैं। कि एक तरफ कहा जा रहा है कि लोगों को विरोध का अधिकार नहीं है, राजा सर्वोच्च है, अगर कोई भी राजा के खिलाफ जाएगा तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ ऐसा कहा जा रहा है कि जब तक राजा समर्थ है अपनी शक्ति द्वारा सुरक्षा प्रदान करने में, तब तक ही लोग राजा के प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे, उनमें आस्था बनाए रखेंगे। अन्यथा क्या होगा कि उनके खिलाफ जा सकते हैं और आवाज़ को उठा सकते हैं। तो यहाँ पे दो लक्षण दिखाई देते हैं हमको। नेक्स्ट है, अब संप्रभुता के संबंधी विचार हॉब्स का कैसा है। हॉब्स के राजनीतिक चिंतन में उनकी जो संप्रभुता संबंधी धारणा है उसका विशेष ही महत्व है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब यहाँ से पूछा जा सकता है। तो जो इनके जो राजनीतिक चिंतन है उसमें संप्रभुता संबंधी जो धारणा है उसका विशेष महत्व है। हॉब्स से बोंदा ने, हॉब्स से पूर्व जो हॉब्स से पहले बोंदा थे, उन्होंने क्या किया था, संप्रभुता को परिभाषित करते हुए कहा था, क्या कहा था, संप्रभुता नागरिकों व प्रजाजनों के लिए के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कोई कानूनी बंधन नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया हुआ एग्जाम में डायरेक्ट कि संप्रभुता नागरिकों व प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कोई कानूनी बंधन नहीं है। ये किसका कथन है, बोंदा का। किंतु व्यवहार में बोंदा ने संप्रभुता पर ईश्वरीय कानून, प्राकृतिक कानून, संवैधानिक कानून आदि के प्रतिबंध को स्वीकारा है, ऐसा ये यहाँ कहा गया है। ठीक, ईश्वरीय कानून, प्राकृतिक कानून, संवैधानिक कानून आदि का प्रतिबंध को स्वीकारा है संप्रभुता पर। हॉब्स की विशेषता यह है कि उन्होंने क्या किया था, संप्रभुता पर सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अंत करके उसे सही अर्थ में पूर्ण, सर्वोच्च, निरपेक्ष, निरंकुश, अविभाज्य, असीमित, सर्वव्यापी आदि बनाया है।
अब ये क्या करते हैं, अब वो बोंदा तो कुछ प्रकार का नियंत्रण रखते हैं शासक पर, लेकिन हॉब्स क्या करते हैं, हॉब्स पूरी तरीके से उसको निरंकुश राजतंत्र में बदल देते हैं। वो कहते हैं कि वो सर्वव्यापी है, असीमित है, अविभाज्य है, निरंकुश है, निरपेक्ष है, सर्वोच्च है, पूरी तरीके से उसको एकदम उस पर किसी भी प्रकार का दबाव न बनाया जा सके, किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो, उसको ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं, स्थापित करने की कोशिश किया है उन्होंने। हॉब्स के संप्रभुता सिद्धांत के महत्व को बताते हुए C.E. वाहन का कथन है। अब ये हॉब्स से ही ये कहते हैं, हॉब्स का जो संप्रभुता सिद्धांत था उसके महत्व को बताते हुए C.E. वाहन कह रहे हैं। अब ये C.E. वाहन का कथन है कि बोंदा ने संप्रभुता का पर जो प्रतिबंध लगाए थे, हॉब्स ने संप्रभुता को उन प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। ये किसने कहा? C.E. वाहन ने। हॉब्स ने संप्रभुता की परिभाषा इस प्रकार दी है कि संप्रभु वह शक्ति है जिसको एक विशाल जनसमूह ने स्वेच्छापूर्वक एक दूसरे से समझौता करके इस उद्देश्य से अपना कर्ता प्रभु बना लिया है कि वह उसकी शांति और सुरक्षा के लिए उन सब की समस्त शक्तियों और साधनों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकता है। तो ये हॉब्स का कथन है कि लोगों ने क्या किया, आपस में एकजुट होकर अपने जो अधिकार थे उसको एक व्यक्ति को, संप्रभु को सौंप दिया, जिससे वो क्या करें, मानव जो है शांति और सुरक्षा पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि हॉब्स ने संप्रभु के माध्यम से संप्रभुता को स्पष्ट किया है। अब हॉब्स का व्यक्तिवादी विचार हम देखते हैं, इनका व्यक्तिवाद संबंधी क्या विचार है। हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचारों से ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी जो राज्य व्यवस्था थी, राज्य व्यवस्था में व्यक्ति का कोई महत्व एवं मूल्य नहीं है। ठीक, अब जैसा कि हॉब्स ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का कोई महत्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो जो शासक बनाए हैं वो निरंकुश है। व्यक्ति को एक दास की भांति संप्रभु की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा कहा, जब व्यक्ति जो है उसके खिलाफ जाएगा तो उसको दंड दिया जाएगा। उसे भाषण, लेखन एवं प्रकाशन की स्वतंत्रता भी नहीं है वह संप्रभु की इच्छा के विरुद्ध संस्थाएं भी नहीं बना सकता। किंतु वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है, यहाँ पे बताएगा ठीक, कि वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि उसके चिंतन का केंद्र क्या है, व्यक्ति है। व्यक्ति ने ही तो अपना जो है सुरक्षा करने का अधिकार, उत्तरदायित्व जो है एक व्यक्ति को सौंप दिया था कि आप हमारी रक्षा कीजिए, हम सभी एकजुट होकर आपको अपने जो आत्मरक्षा का उत्तरदायित्व है आपको सौंपते हैं। तो इस प्रकार से ये व्यक्ति के ही लिए तो हुआ था। अगर व्यक्ति जो है खतरे में ना होता, उसको डर की भावना ना होती, तो काहे को ये निरंकुश राजतंत्र स्थापित करने की आवश्यकता होती। तो इसीलिए निरंकुश राजतंत्र अपनाया गया, ताकि जो है व्यक्ति अच्छे से जीवन व्यतीत कर सके, डर की भावना से बाहर आके। अब उसकी समस्त राज व्यवस्था व्यक्ति के लिए ही है। ठीक, चिंतन का केंद्र बिंदु व्यक्ति ही है, और जो राज व्यवस्था है व्यक्ति के लिए ही है, व्यक्ति राज व्यवस्था के लिए नहीं है। डनिंग के अनुसार हॉब्स के सिद्धांत में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी उसका मूल आधार क्या है, पूर्णतः व्यक्तिवाद है, ये डनिंग ने कहा है। हॉब्स के चिंतन एवं सामाजिक समझौते में निहित व्यक्तिवादी तत्व है को इस प्रकार देखा जा सकता है। चिंतन का केंद्र क्या है, व्यक्ति है। व्यक्तिवाद की तरह हॉब्स के समस्त राजनीतिक चिंतन का केंद्र भी व्यक्ति है। उसकी दृष्टि में मूल इकाई स्वयं व्यक्ति है और समाज या प्राकृतिक या स्वाभाविक संस्था नहीं है। मूल इकाई क्या है, व्यक्ति है, ना कि सामाजिक और प्राकृतिक स्वाभाविक संस्था, अपितु व्यक्तियों का समूह मात्र है। ठीक, यद्यपि हॉब्स ने व्यक्ति के दुर्गुणों पर प्रकाश डाला है और उसकी मानव प्रकृति संबंधी विवरण एक पक्षीय है। हॉब्स ने क्या किया, मानव के दुर्गुण पक्षों का दुर्गुण जो है उस पर प्रकाश डालते हुए वर्णन किया है, और उनका जो मानव प्रकृति संबंधी विवरण है वो भी बताते हैं, एक पक्षीय है। जो तो भी उसने क्या किया है, हॉब्स ने
व्यक्तिवाद की परंपरा के अनुसार ही राज्य की स्थापना का आधार व्यक्तियों की सहमति को ही माना है कि क्या है, व्यक्तियों के द्वारा ही आपस में सहमत हुई और उन्होंने एक व्यक्ति को, एक राजा को जो होगा वो उसको अपने आत्मरक्षा का जो उत्तरदायित्व वो सौंप दिया और राज्य की स्थापना व्यक्ति के हित की रक्षा के लिए ही की गई। ठीक, तो सीधा सीधा मतलब लिखा निकला कि चिंतन का केंद्र व्यक्ति है। अगर व्यक्ति को समस्या नहीं होती तो शासन का संचालन जो है निरंकुश राजा द्वारा किया जाता है, किया तो उस संस्था को स्थापित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और लोग आपस में समझौता ना करते। राज्य साधन व्यक्ति साध्य है। असमस्त समग्रतावादी राजनीतिक विचारधाराएं हैं मूलतः राज्यवादी विचारधाराएं हैं और वे राज्य को स्वयं में साध्य और व्यक्ति को साधन मानती हैं। राज्य को स्वयं में साध्य और व्यक्ति को साधन मानती हैं, जो समग्रतावादी राजनीतिक धारणाएं हैं। किंतु इसके विपरीत, इसके रिवर्स अगर चला जाए, अपोजिट, तो क्या होगा, व्यक्तिवादी विचारधारा राज्य के साधन को और व्यक्ति को स्वयं में एक साध्य मानती है। ठीक, कि व्यक्ति क्या है, स्वयं में साध्य है और राज्य एक साधन है। इस दृष्टि से हॉब्स ऊपर से राज्यवादी प्रतीत होते हैं, किंतु उनके चिंतन का जो अंतरंग भाव है, आंतरिक भाव, वो क्या है, व्यक्तिवादी है। इसलिए वह भी व्यक्तिवादियों की ही तरह ही राज्य को एक साधन और व्यक्ति को साध्य मानते हैं। वेबर ने हॉब्स के संदर्भ में लिखा था, राज्य व्यक्तियों का साध्य नहीं अपितु राज्य का साध्य व्यक्ति है। ठीक, राज्य व्यक्तियों का साध्य नहीं है अपितु राज्य का साध्य व्यक्ति है। ये किसने कहा है, वेबर ने कहा है हॉब्स के संदर्भ में। राज्य व्यक्तियों का साध्य नहीं अपितु राज्य का साध्य व्यक्ति है। अब व्यक्ति के शासन, व्यक्ति को क्या है, शासन के विरोध का अधिकार है, बताया जा रहा है। व्यक्ति को शासन के विरोध का अधिकार, यहाँ यद्यप हॉब्स ने निरंकुश एवं सर्वोच्च शक्ति संपन्न संप्रभुता अथवा शासन के विचारों को स्वीकारा है, किंतु उन्होंने क्या किया, व्यक्ति की आत्मरक्षा के प्राकृतिक एवं आधारभूत अधिकार को संप्रभु से अधिक महत्वपूर्ण माना है। ठीक, अतः उनका मत है कि यदि संप्रभु शासन व्यक्ति की रक्षा करने में असमर्थ है, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, तो क्या है, तो लोग आपस में अथवा व्यक्ति की आत्मरक्षा के अधिकार का अगर उल्लंघन करता है राजा, यदि राजा जो है लोगों के जो रक्षा का उत्तरदायित्व वो ठीक तरीके से नहीं पालन करता है उसका, या असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, व्यक्ति को संप्रभु का विरोध करने का अधिकार प्राप्त होता है, क्योंकि यही एकमात्र अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए ही समझौता, जो सिद्धांत हुआ था समझौता द्वारा संप्रभु के शासन को स्वीकारा गया है। यद्यपि संप्रभु अपने इस आधारभूत दायित्व का पालन नहीं करती है, तो व्यक्ति भी क्या है, उसके आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है और जो है संप्रभु के खिलाफ वो अपनी आवाज़ उठा सकता है। हॉब्स के अनुसार प्रजा संप्रभु की आज्ञा उसी समय तक मानने के लिए बाध्य है जब तक कि उसमें प्रजा को संरक्षण प्रदान करने की शक्ति है। हॉब्स का मत है कि व्यक्ति को संप्रभु के ऐसे प्रत्येक आदेश अथवा कानून की अवज्ञा करने का अधिकार है जो व्यक्ति को आत्मघाती प्रतीत हो, या संप्रभु व्यक्ति को स्वयं अपनी हत्या करने का आदेश दे। यदि ऐसा कहा गया है, यदि संप्रभु जो है राजा व्यक्ति को स्वयं अपनी हत्या करने का आदेश दे अथवा व्यक्ति को वह अपने आक्रमण करने वाले को घायल नहीं करे अथवा व्यक्ति को भोजन, दवा, वायु आदि का सेवन नहीं करने का आदेश दे, तो व्यक्ति को ऐसे सभी आदेशों का उल्लंघन एवं विरोध करने का अधिकार है, जो भी व्यक्ति के हित में ना हो, पूरी तरीके से एकदम मतलब कि एकदम गलत निर्णय हो, राजा के द्वारा लिया गया हो, व्यक्ति को के हित में ना हो, तो व्यक्ति क्या है, ऐसे सभी आदेशों का उल्लंघन एवं विरोध कर सकता है, क्योंकि ऐसे आदेश व्यक्ति की आत्मरक्षा के अधिकार के पूर्णतः विरुद्ध हैं। अब समानता का दर्शन, इनके विचार में हॉब्स ने व्यक्तिवादी विचारधारा की तरह व्यक्तियों को परस्पर समान मानता है।
माना है। उनका कहना है कि व्यक्तियों में शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का अंतर दिखाई पड़ता है, किंतु वास्तव में वो परस्पर क्या होते हैं, समान होते हैं, इक्वल होते हैं। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति की शारीरिक शक्ति की कमी उसकी मानसिक शक्ति द्वारा दूर हो सकती है, और इसी प्रकार व्यक्ति की मानसिक शक्ति की कमी उसकी शारीरिक शक्ति द्वारा पूरी हो जाती है। यहाँ उल्लेखनीय है कि हॉब्स के बाद व्यक्तिवादियों ने व्यक्ति की समानता को स्वीकारते हुए लोकतांत्रिक शासन का समर्थन किया। अब हॉब्स के बाद जो भी आते हैं चिंतन, वो क्या करते हैं, व्यक्तिवादी, उन्होंने क्या किया, व्यक्ति की समानता को स्वीकारते हुए लोकतांत्रिक शासन का समर्थन किया। हॉब्स व्यक्ति की समानता में तो विश्वास करता है, किंतु लोकतांत्रिक शासन में नहीं। ठीक, क्योंकि ये निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हैं, तो लोकतांत्रिक कैसे हो गए। हॉब्स ने आत्मरक्षा की दृष्टि से व्यक्तियों को समान माना है, यहाँ तक कि इस दृष्टि से शासक और सामान्य व्यक्ति भी परस्पर समान है। व्यक्तिवादी कार्य इनका कैसा है, इस सिद्धांत के प्रतिपादन में हॉब्स ने राज्य के निषेधात्मक कार्यों को स्वीकार किया है जो व्यक्तिवाद की धारणा के अनुरूप है। वह राज्य को ऐसे पवित्र एवं नैतिक संस्था नहीं मानते हैं जो व्यक्ति के नैतिक उत्थान के लिए कार्य करती हो, अपितु राज्य का उद्देश्य भौतिक एवं यथार्थवादी है। राज्य का कैसा उद्देश्य है, भौतिक एवं यथार्थवादी है। राज्य का कार्य व्यक्ति की रक्षा के लिए आंतरिक शांति व व्यवस्था की स्थापना एवं बाह्य आक्रमण से रक्षा करना है और न्याय संबंधी कार्य करने से है। हॉब्स व्यक्ति के जीवन व कार्यों में राज्य के अनावश्यक हस्तक्षेप का विरोधी है, कि व्यक्ति के जीवन के कार्य में राज्य क्या है, अनावश्यक हस्तक्षेप ना करे, मतलब अनावश्यक हस्तक्षेप का विरोधी है। और उनके अनुसार कानूनों का उद्देश्य व्यक्ति के समस्त कार्यों में हस्तक्षेप करना नहीं है, कि ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति के जीवन, जो भी व्यक्ति काम कर रहा है उसके जो राज्य का अनावश्यक हस्तक्षेप है, राज्य जो है उनके कार्यों में जो है अनावश्यक रूप से कोई उसका उद्देश्य ना हो, इस प्रकार से व्यक्ति के कार्यों में टांग ना अड़ाए। ये कहा गया है कि अनावश्यक हस्तक्षेप का विरोधी है, और उनके अनुसार कानून का उद्देश्य व्यक्ति के समस्त कार्यों में हस्तक्षेप करना नहीं है, अपितु कानून का उद्देश्य ये है कि व्यक्ति के मात्र उन कार्यों पर प्रतिबंध लगाना जो सार्वजनिक शांति व व्यवस्था को भंग करने वाले हों, बस। इस दृष्टि से हॉब्स ने व्यक्ति की अंतःकरण तथा विकास संबंधी स्वतंत्रता को स्वीकारा है। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति का विश्वास व अंतःकरण राज्य की पहुंच से बाहर है। इसका समान अर्थ यह निकलता है कि वह व्यक्तिगत जीवन में धार्मिक स्वतंत्रता को स्वीकार करते हैं यदि वह सार्वजनिक शांति व व्यवस्था के लिए संकट उत्पन्न नहीं करती हो तो। इसका अर्थ है, जरूरी नहीं है कि यदि राजा प्रोटेस्टेंट हो तो प्रजा भी प्रोटेस्टेंट ही हो, वह कैथोलिक भी हो सकती है। ठीक, अब हम देखते हैं हॉब्स के चिंतन में निरंकुशवाद तथा व्यक्तिवाद का जो संबंध है वो उसको देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में निरंकुशवाद, समग्रतावाद तथा व्यक्तिवाद को एक दूसरे का विरोधी माना जाता है, किंतु हॉब्स ने इन दोनों ही अवधारणाओं को अपने राजनीतिक चिंतन में न केवल स्थान दिया है, अपितु उनमें एक तर्कपूर्ण सामंजस्य भी स्थापित करने का प्रयत्न किया है। हॉब्स की मूल मान्यता है कि व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही असामाजिक प्राणी है और उनका आधारभूत हित जो है आत्मरक्षा का है। व्यक्ति आत्मरक्षा की प्राप्ति के लिए स्वयं अपने ऊपर एक निरंकुश व सर्वोच्च शक्ति संपन्न संप्रभु के शासन को सहर्ष लागू करता है। सभी लोग आपस में समझौता करके अपने सभी अधिकार एक निरंकुश राजा को सौंप देते हैं। जब कोई संप्रभु व्यक्ति को सुरक्षा देने में असफल होता है तो व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए ऐसे अयोग्य जो संप्रभु है उसका विरोध करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार उनके चिंतन का मूल आधार निरंकुश एवं सर्वोच्च संप्रभुता की धारणा नहीं है, अपितु स्वयं व्यक्ति एवं उसकी सुरक्षा है। ठीक, तर्क की दृष्टि से अगर देखा जाए व्यक्ति एवं उसकी सुरक्षा साध्य है, संप्रभु व उसकी शक्ति साध्य की प्राप्ति का साधन मात्र है। इस प्रकार हॉब्स के चिंतन में निरंकुशवाद और व्यक्तिवाद परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। हार्मोन ने कहा है इनके अनुसार
हॉब्स का शासन जनता व्यक्ति के लिए है, फिर भले ही वह जनता द्वारा संचालित नहीं हो। इसका सरल अर्थ यह है, सरल शब्दों में, कि हॉब्स व्यक्तिवादी मूल्यों में आस्था रखता है, किंतु इन मूल्यों को वह निरंकुशवाद के माध्यम से प्राप्त करना उचित मानता है। इस प्रकार उसका निरंकुशवाद उसके व्यक्तिवाद की आवश्यकता है अथवा व्यक्तिवाद का अनुपूरक है। सेबाइन ने कहा है, सेबाइन का कथन बहुत पूछा जाता है, हॉब्स का नाम आवश्यकता से अधिक संप्रभु की निरंकुश सत्ता के सिद्धांत से जोड़ दिया गया है। क्या किया गया है? जो हॉब्स का नाम है, आवश्यकता से अधिक संप्रभु की निरंकुश सत्ता के सिद्धांत को से जोड़ दिया गया है, जबकि वास्तव में उसका यह सिद्धांत उसके व्यक्तिवाद का अनिवार्य एवं अनुपूरक तत्व है। हॉब्स की प्रमुख रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से, ज़्यादा क्वेश्चन आता है यहाँ से। एलिमेंट्स ऑफ लॉ 1640 में लिखी। अब क्रम भी पूछा जाता है, क्रम जो है, क्रम वाइज बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है यूजीसी नेट में। ऐसे बुक दे दी जाएगी, उसको क्रम में लगाना होगा ईयर वाइज, ईयर लेकिन दिया नहीं रहता है, नहीं तो आसानी हो जाए। केवल बुक दी ही रहती है कि कौन सी बुक पहले आई कौन सी बाद में आई। तो एलिमेंट्स ऑफ लॉ 1640 में लिखी गई। डी सीबे या नागरिक 1642, डी कोपोरे पॉलिटिको 1650 में, लेबियाथन आई 1651 में, डी होमिनी 1659 में आई, और ए डायलॉग ऑन द सिविल वॉर्स आई। ठीक। एलिमेंट्स ऑफ लॉ 1640 में, 1640 में, डी सीबे या नागरिक आई 1642 में, डी कोपोरे पॉलिटिको 1650 में, लेबियाथन आई 1651 में, डी होमिनी 1659, ए डायलॉग ऑन द सिविल वॉर्स। तो यहाँ पे हमने हॉब्स का जो ये चिंतन था पूरा, इनके जो पूरे संपूर्ण विचार थे, वहाँ हम यहाँ इस वीडियो में हमने देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अब बेल वाली बटन जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।